डियर स्टूडेंट, आज हम लोग भारत के महान न्याय अधिवक्ता इन सब के बारे में देखेंगे। कुछ टॉपिक देखेंगे, उसके बाद ही एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि भारत के जो महान्यायाधीश हैं, ये इनकी चर्चा कहाँ पे है भारत के संविधान में। तो अगर वो देखेंगे कि इनकी चर्चा कहाँ पे है, तो वो है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है ये कौन? महान्यायवादी। और नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो अन्य तथ्य क्या है कि प्रथम जो महान्यायाधिवक्ता हुए, मतलब महान्यायवादी हुए थे, तो कौन हुआ था? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, इतना बड़ा उनका नाम था। और वर्तमान में जो हैं आर वेंकट रमणी जी हैं। और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार ये होते हैं कौन? महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्राथमिक वकील भी यही होते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार इनका होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी, एक मिनट जरा सा पेन ऊपर कर लें। हाँ, भारत के महान्यायवादी जो है, ये दी गई संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? तो जो अनुच्छेद 76 में है, इसमें भारत का न्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा, ऐसा कहा गया है। और अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? संसद के सदनों और उनकी समितियों के संबंध में महान्यायवादी के अधिकार कि इनके कौन कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 88 में कहा गया है। और अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया है कि जो महान्यायवादी होगी, इसकी शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्या क्या होंगी, तो ये अनुच्छेद 105 में कहा गया है इसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत के महान्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो उच्चतम न्यायालय का वो न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, और भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी के 2 पदच्युत करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। संविधान में ऐसा लिखा तो नहीं है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी का जो त्याग पत्र होता है, वो राष्ट्रपति को देते हैं। और भारत के महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। पारिश्रमिक क्या होता है? वेतन। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला अधिकार है वो सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का उसका अधिकार है। कौन भी न्यायालय में घुस जाए, कहीं रोक टोक नहीं है। दूसरा क्या है? संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक के कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार भी है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ये बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है संसद सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और छूट इसको दिया जाता है। जो संसद में जो सदस्य लोग होते हैं, जो चीज़ उनको मिलता है, सेम वो चीज़ किसको मिल सकता है? महान्यायवादी को भी मिलता है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं कि महान्यायवादी को उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किए जाते हैं। और सॉलिसिटर जनरल जैसे वैधानिक पद है, ठीक है, जो संवैधानिक नहीं है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। अगला आता है महाधिवक्ता। जैसा हम लोग बोले थे कि महान्यायवादियों के बाद महाधिवक्ता आएगा। तो राज्य जैसे लोकसभा में महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता की चर्चा के यहाँ पे है अनुच्छेद 165 में।
जो कि भाग किसमें है? भाग 6 में। ठीक है। सर्वोच्च कानून अधिकारी राज्य का होता है और नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कुछ अन्य पॉइंट क्या है कि अभी प्रथम और वर्तमान मालूम नहीं है, चलो छोड़ो उसको। और राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ये राज्य सरकार का होता है। और वो किसका होता था? लोक सरकार का। ठीक है। ये है राज्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के राज्य सरकार का प्राथमिक वकील होता है, जो महाधिवक्ता होता है। और संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार इसका होता है। जब भी संयुक्त बैठक होगा तो उसमें बोलने का और भाग लेने का अधिकार होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे जो संवैधानिक है तो इसमें अनुच्छेद तो इसके लिए 165 दिया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। और अनुच्छेद 177 में क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों और उसकी समितियों के संबंध में महाधिवक्ता के अधिकार होंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 195 में क्या कहा गया है कि इसमें महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें जो महाधिवक्ता होता है, AGI जिसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या होता है? राज्यपाल द्वारा ये चुना जाता है, नियुक्ति। और महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट। राज्य के अधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल के वर्षात पर्यंत होता है। राज्य के महाधिवक्ता को पदच्युत करना राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। मतलब पदच्युत मतलब पद से हटाना। ठीक है। और राज्य के महाधिवक्ता का त्यागपत्र किसको देगा? तो ये राज्यपाल को, जो चुना है उसी को त्यागपत्र भी देगा। ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक मतलब वेतन भत्ता कौन डिसाइड करता है? तो इसे यहाँ पर राज्यपाल करता है। वहाँ पर कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। अगला है राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार। तो कुछ अधिकार भी है, जैसे सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार, कहीं भी जा सकता है, किसी न्यायालय में रोक टोक नहीं है। दूसरा कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक की कार्रवाइयों में बोलने भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट है राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और छूट इनको दिया जाता है। जो राज्य विधानमंडल में सदस्य होंगे उनको जो छूट या अधिकार रहेंगे वो इनको भी दिया जाएगा। कार्य क्या होता है कि किसी विधि संबंधी, विधि मतलब नियम कानून संबंधी जो विषयों में राज्य सरकार को सलाह देना, यही इनका कार्य है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसे CAG कहते हैं, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल। ठीक है। तो इसका जो प्रावधान है तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है भारत का एक CAG होगा। ठीक है। और जो कि एक संवैधानिक है। ठीक है। संविधान में ऐसा लिखा गया है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रमुख होता है भारतीय लोक परीक्षा एवं लेखा विभाग का। और कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी वित्त प्राप्त करने वाले अन्य संस्थाओं की आय और व्यय का लेखांकन करता है। ये इसका काम है। नेक्स्ट है CAG के संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान तो देख लीजिए, अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा है कि भारत में एक CAG होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 149 में क्या कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और कुछ शक्तियाँ होंगी। ये अनुच्छेद 149 में कहा गया है। और 150 में क्या कहा गया है कि संघ और राज्य के लेखों का प्रारूप तैयार करना। ठीक है। और अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट देना। ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं।
तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। योग्यता क्या होती है? तो उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का ये क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। और कार्यकाल क्या होता है कि 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए तो इसका कार्यकाल होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जो पदच्युत करता है मतलब हटाता कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शपथ एवं प्रतिज्ञान राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी का कार्य क्या होता है? तो कार्य देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 150 में क्या कहा गया कि वह राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के संबंध में सलाह दे सकते हैं जिसमें केंद्र और राज्यों के लेखाओं को रखा जाना चाहिए, इसके बारे में ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया है कि वह केंद्र की लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं जो बदले में उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया है कि वह किसी भी राज्य के लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं जो बदले में उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। किसको रखते हैं? सीएजी को नहीं रखते हैं, इस लेखा रिपोर्ट को रखते हैं। ठीक है। इसी तरह ये राष्ट्रपति जो है ना, इस संबंधी लेखा रिपोर्ट को रखते हैं, ना कि सीएजी को रखते हैं। और अनुच्छेद 279 में क्या कहा गया है कि सीएजी के द्वारा किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाया जाता है और उसे प्रमाणित किया जाता है। इस संबंध में सीएजी का प्रमाण पत्र अंतिम होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ। तो देखिए सीएजी का रिपोर्ट कैसे होता है कि यह व्यय विवरण पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट देता है। व्यय विवरण वास्तविक व्यय की तुलना संसद द्वारा व्यय विधेयक के माध्यम से स्वीकृत व्यय से करता है। ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि ये वित्त लेखा पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट देता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट कैसे देता है? ये वित्त लेखा केंद्र सरकार की वार्षिक प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है। ठीक है। केंद्र सरकार के वार्षिक जो प्राप्तियां हैं और कितना खर्च किया है उसको दिखाता है कौन? वित्त लेखा। और तीसरा क्या है कि ये सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है। तो ये 3 तरह का रिपोर्ट देता है कौन? सीएजी। कौन सा रिपोर्ट? पहला तो एक होता है व्यय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरा देता है कि वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। एक है व्यय पर, एक है वित्त पर और एक है सार्वजनिक उपक्रमों पर। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो ये क्या है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी के कुछ अन्य तत्व हैं। तो इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक धन का संरक्षण है वो रहता है। और दूसरा क्या है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं इनको। और तीसरा क्या कहा गया कि संचित निधि के किए गए सभी व्यय विधि के अधीन किए गए हैं और इसकी संपरीक्षा करना होता है। और सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति संसद करता है। ठीक है। तो इतना हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? एक महान्यायवादी महाधिवक्ता के बारे में और एक है सीएजी के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। इन तीनों के बारे में जितना टॉपिक था हम लोग क्लियर कर लिए हैं।